नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार के खास कार्यक्रम खबरों से खबरदार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खबरों पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी और हमारे दूसरी तरफ हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ नवल किशोर चौधरी जी। तो सबसे पहले हम बातचीत शुरू करने से पहले आपको रूबरू कराते हैं आज की दिन भर की कुछ खास खबरों से। हम आपको ये बताते चलें कि आज ही पांचवें चरण के चुनाव के मतदान के लिए प्रचार का अभियान आज थम गया। शाम 5 बजे के बाद प्रचार अभियान थम गया है। अब बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में 20 तारीख को मतदान होने वाले हैं। उसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को पटना आ रहे हैं। पटना में नरेंद्र मोदी 20 को रात्रि विश्राम करेंगे, राजभवन में रुकेंगे, लेकिन 20 तारीख को ही दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 21 तारीख को बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान में और पूर्वी चंपारण में रैली होने वाली है। तो सबसे पहले हमारा सवाल आज के देश के राजनीतिक परिदृश्य पर, सबसे पहले चुनाव से जुड़ी खबर, और हम पूछना चाहते हैं प्रवीण बागी जी से कि पांचवें चरण में जिन 5 जगहों पर बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा इस समय हॉट सीट तो बना हुआ है हाजीपुर का सीट, जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो छपरा माने सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, वहां राजीव प्रताप रूढ़ी भी प्रत्याशी के तौर पर हैं। और मधुबनी, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में, जहां मुजफ्फरपुर का भी चुनाव होने वाला है। तो इन सीटों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय हाजीपुर की हो रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या उनके चाचा उनका खेल बिगाड़ देंगे। तो सबसे पहले तो हमारा आपसे सवाल रहेगा कि हाजीपुर चुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। देखिए, हाजीपुर और सारण ये दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिन पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, और इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ रहे हैं और लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य सारण से उम्मीदवार हैं। तो लालू प्रसाद ने अपनी एक और पुत्री को लॉन्च किया है राजनीति में। तो ये दो निर्वाचन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब रही हाजीपुर से चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान जरूर वहाँ मजबूती से डटे हुए हैं, मगर विपक्ष जो है वो कमज़ोर वहाँ नहीं है। मुकाबला वहाँ बराबरी का दिख रहा है। अब अंतिम समय में जो बाजी मार ले, हालांकि रामविलास पासवान की विरासत जो है वो समेटे हुए हैं चिराग पासवान, तो इसलिए उसका एक फ़ायदा है। मगर दूसरी ओर घाटा ये है कि उनके चाचा जो वहाँ से अभी सांसद हैं पशुपति पारस, वो उनके साथ नहीं घूम रहे हैं, और उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता वहाँ हैं हाजीपुर में, वो निष्क्रिय बैठे हुए हैं, चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इससे एक सीधा सीधा डैमेज दिख रहा है चिराग पासवान को। दूसरी ओर जो राजद के उम्मीदवार हैं, उनके साथ जातीय गोलबंदी दोनों तरफ है। अब उसमें जिसके वो पलड़ा भारी होगा, वो कौन होगा वो तो रिजल्ट बताएगा, मगर अभी मुकाबला वहाँ लगभग बराबरी का है। रोहिणी आचार्य एक चुनाव के बारे में, एक तो हाईकोर्ट में है कि उनकी माने नागरिकता को लेकर ही सवाल खड़ा किया गया। तो मगर ये अब लगता नहीं है कि इस पर फैसला आएगा, क्योंकि वो एक बार जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आमतौर पर कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। रिजल्ट आने के बाद अलग से हो सकता है कि उस पर सुनवाई हो, मगर वो सीट महत्वपूर्ण इसलिए हो गई कि वहाँ जो अभी सिटिंग सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनसे भी लोग नाखुश हैं। उनके व्यवहार को लेकर के कई तरह की शिकायतें हैं, चर्चाएं हैं। मगर दूसरी ओर जो उनके विपक्ष में है रोहिणी आचार्य, वो छपरा के लिए बिल्कुल नहीं है और छपरा उनके लिए नया है। वो केयर ऑफ लालू प्रसाद वहाँ है। तो लालू प्रसाद में अब कितना दमखम बचा हुआ है, इसकी परीक्षा भी सारण लोकसभा में हो जाएगी। मगर अभी तक जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वहाँ जातीय गोलबंदी बहुत मजबूत हो गई है दोनों पक्षों से। एक और राजपूतों की गोलबंदी है, दूसरी ओर यादव समाज की गोलबंदी है। तो अब इसमें बाकी की जातियाँ अपना अपना रास्ता देख रही हैं, और जिसके साथ ज़्यादा जातियों
का जमावड़ा जुट जाएगा, वो बाजी मार ले जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सीतामढ़ी में बिहार के विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आप सीतामढ़ी के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सीतामढ़ी का चुनाव जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर बहुत पुराने राजनेता हैं और बहुत मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव उनका है, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज के राजनीति में अगर कोई नेता सब लोगों से मिलता जुलता है, मधुर स्वभाव रखता है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है कि राजनेता एरोगेंट ज़्यादा हो रहे हैं और पब्लिक से थोड़ा दूरी बना कर रखते हैं। चुनाव में ज़रूर हाथ जोड़ के घूमते हैं, मगर उसके बाद वो जनता से दूरी मेंटेन कर लेते हैं, तो ये एक फ़ायदा उनके साथ है। मगर जो दूसरी ओर विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको भी कमज़ोर नहीं आंका जाना चाहिए, वो भी वहाँ के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। अब उन्हीं दोनों के बीच फैसला होना है, यानी सीधी लड़ाई है। मगर अब आज हमारे साथ जो विशेष तौर पे जुड़े हैं प्रोफेसर NK चौधरी, अब इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो जिस तरह से चुनाव हो रहा है और जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से भाषा की मर्यादा टूट रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ओवरऑल चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? चलिए, हम आपको ये बताते चलें कि NK चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर विषय पर उनकी बेबाक टिप्पणी लोग सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं, लेकिन चुनाव के मसले पर उनकी क्या है प्रतिक्रिया, आइए उनसे जानते हैं। ये जो चुनाव चल रहा है और जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, एक तो मुफ्त में रेवड़ी बांटने की ऐसे झूठे वायदे और दावे किए जा रहे हैं जिससे जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में जो ये कुछ चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जहाँ तक भाषा का सवाल है, पब्लिक डिस्कोर्स के स्टैंडर्ड का सवाल है, हर रोज उसका स्तर गिर रहा और सर्वनाक स्थिति तक गिर गया है। ये जनतंत्र के लिए सही नहीं है और मैं तो कहूँगा घातक है। मेरे जैसे व्यक्ति जो सिर्फ एक नागरिक है और जनपक्षीय सवालों पर अपनी राय रखता है और प्रकट करता है, आज यह कहने के लिए मजबूर हो रहा है कि हमारे शीर्ष स्थान पर बैठे नेता भी भाषा की मर्यादा नहीं रख रहे हैं। ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। उनको इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनकी पॉलिसी अलग हो सकती है, प्रोग्राम अलग हो सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा अहम है और जनतंत्र के लिए आवश्यक है। एक मेरा दूसरा सवाल है कि इस चुनाव में खास तौर पे देखा जा रहा है कि खास तौर पे जातियों की गोलबंदी और धर्म के आधार पर गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये आज से नहीं हो रहा, पहले से हो रहा। आज फर्क इतना आया है कि ये पोलराइजेशन शार्प से शार्पर हुआ है। 90 के दशक पर जात के आधार पर जिस तरह की गोलबंदी हुई, मंडल राजनीति जिसका नाम देते हैं और जिसकी उपज आज बिहार में लालू हैं और यूपी में मुलायम सिंह यादव हैं विशेषकर, उस राजनीति में रिजर्वेशन के बाद थोड़ा ठहराव आया था, स्थिरता आई थी और ऐसा लगता था कि जो होना था हो चुका। अब राजनीति आइडेंटिटी के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो। लेकिन बाद के दिनों में जिससे धर्म का उपयोग हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद धर्म का उपयोग नहीं हो, मैं बहुत स्पष्ट कहूं कि मैं उस विचारधारा से प्रभावित रहा हूं, भले मैं किसी पार्टी में नहीं रहा जिसको आमतौर से आप प्रगतिशील कह सकते हैं, लेकिन आज मैं मजबूर हूं कहने के लिए कि जो लोग अपने को सेकुलर कहते रहे, जो लोग अपने को प्रगतिशील कहते रहे, उन लोगों ने भी, उन पार्टियों ने भी सिर्फ जात का उपयोग नहीं किया, धर्म का उपयोग किया। और यही कारण है कि खास धर्म का उपयोग पहले हुआ और उसके बाद आज बहुसंख्यक का जो धर्म है उसका उपयोग हो रहा। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो आज चर्चा करते हैं, और मेरी विचारधारा में आज भी कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी जी हमको जानते हैं, कि जिस बीजेपी
और आरएसएस को धर्म आधारित विचारधारा मानकर आज उसको लोग कंडेम करते हैं। राजनीति में उनका महत्व कितना पुराना है? आप जानते हैं कि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पार्लियामेंट में हुआ करती थी, 90 के पहले की स्थिति या 90 के बाद में। तो इस बहुसंख्यक धर्म जिसकी आज आलोचना हो रही है कुछ तबके में, इतने निचले स्तर पर हो रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात लोग कर रहे हैं, उसको राष्ट्रीय कर्तव्य मान रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इसका उठाव चढ़ाव, उसका महत्व, उसका वर्चस्व 90 के बाद ही आया ना। विवादित ढांचा के गिरने के बाद और अडवाणी जी की यात्रा और सो ऑन सो फोर्थ। तो क्या उसके पहले राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक धार्मिक आधार क्या था? क्या उसमें धर्म नहीं था? उन्होंने धर्म का उपयोग किया था। और ये तुष्टीकरण का आरोप जो लग रहा अकारण नहीं है, उसका लंबा इतिहास है। आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? माइनॉरिटी के महत्व को मैं समझता हूं, मैं कम्युनल हार्मनी के लिए खुद लड़ता रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में यूज करेंगे, स्वाभाविक रूप है कि उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो आपने प्रगतिशील ताकतों को जिम्मेवार मानता हूं, वो करते हैं। वो कांग्रेस इसके लिए कितनी जिम्मेवार है? कांग्रेस तो मूल रूप से कांग्रेस जिम्मेवार है, और दुर्भाग्य है कि वामपंथी पार्टियां भी उसके लिए जिम्मेवार अब मैं मानने के लिए आपको बाध्य होता हूं, क्योंकि उन लोगों ने भी उसका उपयोग किया है। वो उन लोग भी कर रहे हैं। देखिए, मैं जॉन लॉक एक बड़ा फिलोसोफर हुआ था 17वीं सेंचुरी का, जो क्लासिकल लिबरलिज्म का प्रणेता माना जाता है। उसने इंडिविजुअल राइट, ह्यूमन राइट इज इंडिविजुअल राइट, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पाइन का इंडिविजुअल राइट्स। आप आदमी को व्यक्ति के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? उसको कम्युनिटी के रूप में क्यों देखते हैं? तो जब आप एक कम्युनिटी को महत्व देंगे और उसका उपयोग करेंगे राजनीति में, तो दूसरी कम्युनिटी भी आएगी। तो आप जात के आधार पर भी आज क्या हो रहा है, राहुल जी क्या कर रहे हैं? मैं जातीय आधार पर संसद के खिलाफ हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। इवन जवाहरलाल नेहरू जातीय कास्ट सेंसस नहीं कर रहे थे। क्या कारण है कि 1951 से तो हमारे यहाँ सेंसस हुआ, नेहरू जी 51-61 को के समय थे, क्यों नहीं कास्ट सेंसस करा? और आज ओपनली आप कास्ट के आधार पर सेंसस करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि दलितों और कुछ खास वर्गों के लिए जातीय गोलबंदी प्रारंभिक दौर में हो सकता है एक प्रोग्रेसिव रोल करे, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट अगर जात के आधार पर आप समाज को बांटेंगे तो वो उतना ही खतरनाक परिणाम देगा जितना धर्म के आधार। धर्म तो एक लार्जर कोनोटेशन, तो धर्म का उपयोग उन लोगों ने किया। इसीलिए आज जो लोग कर रहे हैं जायज है, सो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एनालाइज कर रहा हूं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। दोनों में फर्क करना चाहिए। प्रतिक्रिया है, और क्या प्रतिक्रिया है, और ये डिजास्टर्स होने जा रहा है। आप जान लीजिए, अगर आप यहां तक बात होती मेजोरिटेरियनिज्म, अरे डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ओवर मेजोरिटी आधारित है। देखना यह है कि संविधान के तहत माइनॉरिटी जो लोग बहुसंख्यक नहीं है उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जाए, लेकिन आप यह कर रहे हैं कि आप एक बहुसंख्यक वर्ग को सम्मान नहीं दीजिएगा, वो उसका मेंबर होना अपमानजनक मानिएगा, तो प्रतिक्रिया वही होगी जो हो रहा है। नहीं, जाति आधारित जो जनगणना की बात हो रही है, उसका राजनीति पर और समाज पर क्या असर? देखिए, आज के डेट में वो डिजायर्ड रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि उसका जो आउटकम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसका प्रतिफलन आप राजनीतिक रिजर्वेशन में देखते हैं, वो आउटलिव्ड कर चुका है। और यही कारण है कि राहुल जी के बार बार सवाल उठाने पर भी नेशन ने इसको पिकअप उस रूप में नहीं किया जिस तरह से मंडल इनिशियल स्टेज, ये मंडल 2 री इनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन धर्म का असर हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, शार्प पोलराइजेशन है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी जाती है जो माइनॉरिटी धर्म की बात करते हैं और जो सेकुलरिज्म के नाम पर धर्म की राजनीति करते हैं, अपीजमेंट करते हैं। दे मस्ट स्टॉप दैट। और जो मेजॉरिटी वाले जो हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है, अगर ये मेजॉरिटी कम्युनल ये होगा तो मैं तो मानता हूं कि
इस देश के लिए डिजास्टर होगा ये और डिजास्टर- इसके लिए सबको सोचना चाहिए। चलिए प्रवीण बागी जी से एक प्रतिक्रिया लेते हुए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। धर्म और जाति के आधार पर जो राजनीति पर नवल किशोर जी ने जो बातें कही, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा और ये ठीक ही बात है कि ये प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। जब आप किसी की बहुत दिनों तक उपेक्षा करेंगे और एक वर्ग को सर पर चढ़ाएंगे और दूसरे को दबाते रहेंगे तो एक न एक दिन वो ब्लास्ट करेगा और प्रतिक्रिया उसकी होगी। तो वही आज प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो देखने को मिल रहा है, जो हो रहा है, और यही वजह है कि संसद में मुस्लिम सांसदों की संख्या नगण्य हो गई है। विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में उनकी संख्या घटती जा रही है, इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की, अपने लिए एक अलग वर्ग और विशिष्ट वर्ग बनाने की कोशिश की कतिपय पॉलिटिकल पार्टियों और राजनेताओं के सह और संरक्षण पर, तो उसी का ये असर है कि अब लोग जान चुके हैं कि सच क्या है और वो आइसोलेट हो गए हैं। मगर इसी के साथ एक सवाल प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। ये सत्य है, दुष्प्रचार है और इतिहास इसका साक्षी नहीं है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे मैं सहमत नहीं हूं, जवाहरलाल जी का मैं कई कारणों से सम्मान करता हूं, लेकिन दो बात के लिए मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि वो जिम्मेवार है। इस देश का पार्टीशन मुख्य जिम्मेवारी उनकी जाती है। धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। आज परिणाम देख रहे हैं, बांग्लादेश जिस तरह से बना और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की स्थिति क्या हो रही। और दूसरी बात, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू जो फ्री स्पीच है उसको डायल्यूट किसने किया? एब्सोल्यूट राइट था। आपने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लाया और उसका उपयोग दुरुपयोग आज हो रहा है। किसने लाया? आज मैं समाजवादी था, हूं और जीवन भर रहूंगा। आप जानते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से, मुझे बीजेपी और आरएसएस की राजनीति से, स्टूडेंट से आज दूर हम रहे, लेकिन मैं विरोधी के खुल के मैं रहा हूं। मैं कम्युनल हार्मनी के लिए मैंने संघर्ष किया। यहाँ वो समय नहीं है जब मैं व्यक्तिगत बात करूं। मैंने एकता मंच यहाँ बनाया है और मैंने 81 बिहार शरीफ राइट में कम्युनल हार्मनी फॉर कम्युनल हार्मनी के लिए बनाया, एकता मंच मेरा बनाया हुआ। मैंने आज भी कमिटेड हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या जरूरत थी कि इमरजेंसी के वक्त में दो शब्द आप लाए, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, प्रियम्बल में जोड़ा। वो क्या था? आप प्रियम्बल तक बदल देते हैं और आप कहते हैं दूसरे लोग करेंगे संविधान। कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं प्रोफेसर हूं, एक नागरिक हूं, इसलिए मुझे अधिकार है इसका आप जिस तरह से इंटरप्रिटेशन सुनने वाले करें। संविधान में अमेंडमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे संविधान को बदला। फ्रांस में कितनी बार संविधान बदला? तो क्या फ्रांस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है क्या? एक तो बार संविधान बदला क्या? कौन लोग संविधान बना रहे थे? आज जो लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं उसमें वामपंथी धारा के मेरे मित्र भी हैं। क्या वो संविधान में विश्वास करते हैं? अगर उनका राज आए तो ये संविधान रखना चाहेंगे वो? हम सीधे तौर से बताते हैं। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जिस डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं क्या उस डेमोक्रेसी को उन्होंने बुर्जुआ डेमोक्रेसी नहीं कही? अरे उस समय का संविधान उस समय की स्थिति का प्रतिबिंब था। कौन लोग बनाने वाले थे संविधान? आज का संविधान आज के अनुरूप होना चाहिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आरएस करता है, लेकिन जो मेरा संविधान और समाज और राजनीति का ज्ञान है उसके आधार पर मैं कहूं कि आज के डेट में संविधान को बदलने की बात सोची नहीं जा सकती है। संशोधन समय की जरूरत के हिसाब से होता है, उसकी जरूरत होती है और उसकी एक नियत प्रक्रिया है। और जो लोग संविधान की बात करते हैं उन्होंने संविधान को सबसे पहले आप याद कीजिए 50s में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ईएमएस नंबूदीपाल की सरकार को किसने बर्खास्त किया था?
नेहरू जी ने किया था, इंदिरा जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, कितनी बार इन्होंने 356 को यूज किया है, थोक भाव से राज्य सरकारों को निरस्त किया गया। और ये लोग जब बोलते हैं, ये सब उनका की राजनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है, और देश की के संविधान की रक्षा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी, इस देश की जनता करेगी। अगर बीजेपी और दूसरी पार्टियां जनता के मन के विपरीत कोई कदम उठाती हैं, जिसको स्वीकार है, ठीक उसी तरह जिस तरह से इमरजेंसी कोई लोगों ने। अच्छा, राहुल गांधी की बात हो रही है, तो राहुल गांधी क्या नेता के रूप में चूक गए हैं या उनमें संभावना आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी क्रमशः राजनेता हो रहे हैं, अच्छा, क्रमशः विकास हो रहा, लेकिन ये विकास की गति बड़ी धीमी है, और जो आकांक्षा उनकी है उसके लिए तो अत्यंत धीमी है, लेकिन वो ग्रेजुएट कर रहे हैं पॉलिटिशियन के रूप में। और मैं आज ईमानदारी से कहूं कि इस चुनाव में भी उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इससे ये मैं नहीं कहना चाहता कि उसके प्रति वो सीरियस हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन आप देखिएगा, उन्होंने 2 सवाल बड़ा उठाया है। एक तो मंडल पॉलिटिक्स को रीएनेक्ट करने की कोशिश की है उन्होंने, जो सत्ता प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से वो कर रहे हैं, उसके पीछे उनमें ईमानदारी शायद नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोई उनके अंदर झांक के नहीं देख सकता, लेकिन जो राजनीति में कांग्रेस की जानता हूं उस हिसाब से, और राहुल जी की को जानता हूं, उससे ये इन्होंने मंडल पॉलिटिक्स को जो रीएनेक्ट फिर से सेकंड एडिशन चलाने की उसमें जब असफल हुए हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात की है, उस पर डिबेट की बात की, लेकिन उनकी पार्टी ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, उन्होंने रेवोल्यूशन की करने की बात की है। तो एक लिमिटेड सेंस में उन्होंने इस राजनीति के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में गंभीर सवाल उठाया है। वह सही है देश के लिए, नहीं चाहा, एक अलग विषय है जिस पर विचार करते, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको रिजेक्ट किया। तो इससे साबित होता है कि वो एक और अपनी पार्टी के एकमात्र पॉलिसी निर्धारक के रूप में सामने आते हैं, और दूसरी तरफ उससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ही में उनकी नीति पर सहमति नहीं है। जिस तरह से शशि थरूर ने, जिन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, और चिदम्बरम ने इस नीति की आलोचना की, क्या कहा थरूर ने कि ना, हम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, हम जीडीपी बढ़ाएंगे और उससे जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा उसे हम वेलफेयर, यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं, डिबेट तो। लेकिन राहुल क्रमशः राजनीतिक की जो सीढ़ी है उस पर बढ़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज के डेट में भी वह भले अन्य पॉलिटिकल लीडर की तुलना में, मैं मानता हूं, पैन इंडिया में एक नेता के रूप में उभर रहे हैं और उभरे हैं बहुत हद तक, और कई लोगों को पीछे छोड़ गए हैं, लेकिन आज भी एक राष्ट्रीय नेता होने के लिए और भी अधिक दूर जाने की उनको जरूरत है। उनमें मैच्योरिटी की उस लेवल की कमी मैं देखता हूं। मगर कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, 15 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। उसका बड़ा कारण है, जब पॉलिटिकल पार्टीज को आप इकोनॉमिक एंटरप्राइज की तरह देखेंगे, जब अपने धन और पावर, अन्य पावर के विकास के लिए वो कंपनी के रूप में देखेंगे, और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है। आज भी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नेहरू गांधी डायनेस्टी, नेहरू गांधी, और जो अभी किया जाए, तो वहां लोग सत्ता के लिए जा रहे हैं, और आइडियोलॉजी का कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ पार्टी को छोड़, जैसे बीजेपी आरएसएस का कोर आइडियोलॉजी इंटैक्ट है, लेकिन उसका जो आउटर है उसने भी आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, लेकिन कोर नहीं छोड़ा। लेकिन अन्य पार्टियां जो हैं, इवन कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट किया, लेकिन जो बीच की जितनी पार्टियां उन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। स्वाभाविक है कि वो राजनीति इसलिए करते हैं कि सत्ता में आए, और जिस तरह से आप अपने शेयर उसी कंपनी में लगाते हैं जिसकी संभावना अधिक हो, तो कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बनकर उभरी है जिसमें डिविडेंड की उम्मीद नहीं है, लाभांश नहीं है, उसके सक्सीड करने का चांस कम है, इसीलिए वो पार्टियां छोड़ के दूसरे में आ रहे हैं। मूल ये है। और दूसरा, जिस तरह से सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग होता है विपक्षियों के खिलाफ में, उससे
उसको भी ध्यान में रख करके ये बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं, लेकिन ये शुभ संकेत नहीं है। चलिए, ये थी आज की हमारी बातचीत। हालांकि जिस तरह से नवल किशोर चौधरी ने देश की राजनीति पर, संविधान पर, सेकुलर शब्द पर और ऐसे गंभीर सवाल खड़े किए, उस पर लंबी बातचीत की जरूरत है और हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आप हमारे वेबसाइट को पर भी जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। आप जाइए www.livebihar.com पे, जहां वेबसाइट पर हमारी खबरें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए livebihardigitalnetwork.com पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।